हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। राधा स्वामी एकेडमी के इस एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स का एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। बैच स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, थोड़ा साइंस के बारे में, फिर थोड़ा फिजिक्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है साइंस। साइंस वर्ड का डेफिनेशन क्या है? ए स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज। ए स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज। ए स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज। अब देखो, नॉलेज तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक नॉलेज को ही हम कंसिडर करेंगे किसमें? साइंस में। और वो नॉलेज सिस्टमेटिक भी होना चाहिए, ठीक है? तो नॉलेज हम किसका ले सकते हैं? पूरी यूनिवर्स का ही ले सकते हैं, यूनिवर्स। तो ब्रॉडली हम यूनिवर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक कैटेगरी है लिविंग और दूसरी कैटेगरी है नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है? लिविंग की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? बायोलॉजिकल साइंस में करते हैं। किस में करते हैं? बायोलॉजिकल साइंस में या फिर बायो में। और नॉन लिविंग की स्टडी हम किस में करते हैं? फिजिकल साइंस में। किस में करते हैं? फिजिकल साइंस। फिजिक्स नहीं, फिजिकल साइंस, ठीक है? अब देखो, लिविंग को भी फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी में? देखो, लिविंग को फर्दर दो कैटेगरी में, एक तो है एनिमल और दूसरा है प्लांट। एनिमल एंड प्लांट दोनों ही लिविंग है, लेकिन दोनों में कुछ कुछ सिमिलरिटी है, कुछ कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है? तो बायो को भी फिर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट तो हो जाएगा एनिमल वाला, जूलॉजी, जिसमें प्राणियों के बारे में स्टडी करते हैं। और दूसरा है प्लांट। प्लांट की स्टडी करते हैं हमें बॉटनी में, ठीक है? फिर है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के भी फर्दर दो कैटेगरी बनाएंगे हम। नॉन लिविंग दो टाइप के होते हैं, एक तो मैटर और दूसरा नॉन मैटर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एनर्जी भी बोल सकते हैं। मैटर एंड एनर्जी, ठीक है? मैटर के अंदर हम स्टडी किसकी करते हैं? सॉरी, मैटर की स्टडी हम किस में करते हैं? किस सब्जेक्ट में करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। किस में करते हैं? केमिस्ट्री में। मैटर में क्या स्टडी करते हैं हम? एटम है, आयन है, कोई भी पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, उन सब की स्टडी करते हैं। और जितने भी ये मैंने नाम लिए, ये सारे क्या होते हैं? उनका कोई ना कोई एक मास होता है और अपना खुद का कोई ना कोई क्या होता है? एक वॉल्यूम होता है, ठीक है? फिर है एनर्जी। एनर्जी भी नॉन लिविंग है, लेकिन ये इसका थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि मैटर है ना, इसमें मास होता है और कोई ना कोई स्पेस होता है, लेकिन एनर्जी का कोई मास नहीं होता और कोई भी ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है, ठीक है? सिर्फ इसको क्या किया जा सकता है? फील किया जा सकता है। तो इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? फिजिक्स के अंदर करते हैं। किस में करते हैं? फिजिक्स के अंदर, ठीक है? तो हमारी ब्रांच स्टार्ट होती है साइंस के इस पार्ट से। हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, ठीक है? लेट्स स्टार्ट फिजिक्स। ठीक है? फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में किसकी स्टडी करते हैं? हमें एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है? मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन भी देखते हैं। अब कुछ ब्रांचेज है फिजिक्स में, जिसके नाम लिख देता हूं मैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, जैसे मैकेनिक्स, जैसे काइनेमेटिक्स, जैसे क्वांटम फिजिक्स, जैसे हाइड्रोडायनेमिक्स,
डायनेमिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, जैसे ऑप्टिक्स, और भी फर्दर बहुत सारी ब्रांचेज है एटसेट्रा। ठीक है, तो आज हमें 12th क्लास का एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 12th क्लास में एनसीईआरटी में 2 पार्ट है। बुक के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट है। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, और सेकंड पार्ट का सबसे पहला टॉपिक है या सबसे पहला पार्ट है ऑप्टिक्स। ठीक है, कौन सा है? ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में देखिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with light and its phenomena। लाइट एंड इट्स फिनोमिना, ये क्या होता है? ऑप्टिक्स होता है। ठीक है, अब 1 नंबर की डेफिनेशन, वैसे देखो इनके रिलेटेड कोई भी डेफिनेशन बोर्ड की क्लास में हमारे नहीं आती है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम कुछ बेसिक बातें ऑप्टिक्स के बारे में। सबसे पहले एक लाइन लिखता हूं मैं, वी कैन सी एनीथिंग, we can see anything around us with the help of देखो फर्स्ट पॉइंट है लाइट, सेकंड पॉइंट है आई, थर्ड पॉइंट है एक्टिव ब्रेन। एक्टिव ब्रेन, फोर्थ है सेंस ऑफ विजन। देखो यूनिवर्स के अंदर या इस वर्ल्ड के अंदर जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं उसमें इन 3 पार्ट का रोल होता है, इन 3 पॉइंट का। सबसे पहले लाइट, फिर आई, एक्टिव ब्रेन और सेंस ऑफ विजन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम तब देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है, और लाइट इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा है आई, यदि आंखें नहीं होंगे तो लाइट रेटिना पे नहीं आ पाएगी, रेटिना पे नहीं आ पाएगी तो इमेज नहीं बनेगी, हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, फिर एक्टिव ब्रेन। एक्टिव ब्रेन का मीनिंग ये है कि कई बार क्या होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देख भी रहे होते हैं, जैसे कुछ सोचने वाली मुद्रा में बैठते हैं तो देख भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन प्रॉपर उसके ऊपर वर्क ही नहीं कर रहा होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि सेंस ऑफ जैसे मान लो कि आप बैठे हुए हो और कुछ ध्यान कर रहे हो, ठीक है, और आगे से कोई गुजर गया, आपको पता ही नहीं चला कौन गुजर गया। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उस टाइम एक्टिव नहीं था उस पॉइंट को लेके। ठीक है, लास्ट है सेंस ऑफ विजन। सेंस ऑफ विजन का ये मीनिंग हुआ कि आंखें भी काम कर रही है, ब्रेन भी वर्क कर रहा है, लाइट भी आ रही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आंखों के अंदर कोई ऐसा एक्टिविटी हो जाती है जिसकी वजह से हमें उस ऑब्जेक्ट का सेंस ही नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें कोल्ड हो जाता है। कोल्ड होने पे क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम खाते हैं या फिर स्मेल करते हैं तो उसका प्रॉपर हमें ना तो टेस्ट आ पाता ना ही उसकी स्मेल आ पाती। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारा सेंस ऑफ स्मेल या सेंस ऑफ टेस्ट डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी सेंस ऑफ विजन भी कई बार डाउन होने की वजह से क्या होता है कि हमें प्रॉपर लाइट होने पर भी, आई होने पर भी और एक्टिव ब्रेन होने पर भी क्या होता है, अच्छे से ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं देख पाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये नॉर्मल से बायो में देख सकते हैं इसको। तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग लगाओ लाइट।
लाइट देखो, a type of energy, a type of energy that is the part of electromagnetic wave spectrum and enables us to see anything। ये लाइट की क्या होगी, प्रॉपर डेफिनेशन होगी। ठीक है, लाइट की डेफिनेशन के बाद में हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ दो चार बेसिक प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं, छोटा क्वेश्चन यहीं से भी आ सकता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो लाइट की, पहली प्रॉपर्टी है कि इट हैव enormous speed, it have enormous speed that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second and it is the maximum speed of light in vacuum in universe। देखो पहला पॉइंट तो क्या है कि लाइट की स्पीड इनॉर्मस है, यानी नॉर्मल स्पीड नहीं है, बहुत असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड मान सकते हो आप इसको, कि यूनिवर्स में और किसी की भी इतनी ज़्यादा हाई स्पीड नहीं मिलेगी जितनी की लाइट की होती है। लाइट की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लगभग कितना हो गया, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसको यदि नॉर्मली हम मेजर करके देखें तो 1 सेकंड में लाइट पूरे अर्थ के सराउंडिंग लगभग 7 चक्कर लगा सकती है। कितने, 7 चक्कर लगा सकती है लगभग। वैसे तो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा आता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं कि लाइट की स्पीड इतनी होती है कि 1 सेकंड में अर्थ के सराउंडिंग कितने चक्कर लगा सकती है, 7 चक्कर लगा सकती है। ठीक है, कैसे, क्योंकि अर्थ की जो सर्कमफेरेंस होती है वो होती है 2πr। ठीक है, और जो रेडियस होती है अर्थ की वो कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, यानी 6400 किलोमीटर को मीटर में चेंज करें क्या आएगा, 6400 किलोमीटर की जगह 3 जीरो लगा देंगे। इतना मीटर तो इसका क्या होता है, रेडियस होता है। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से और 3.4 से, तो ये इसका क्या आ जाएगा, पूरा सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब लाइट है वो 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करती है, 3 लाख मीटर ट्रेवल करती है, सॉरी किलोमीटर ट्रेवल करती है। जब इसको डिवाइड करेंगे ना, देखो इसको यदि हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास टाइम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, वो लगभग कितना आएगा, 0.17 सेकेंड आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको यदि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 0.17 सेकेंड आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि अर्थ के सराउंडिंग एक चक्कर लगाने में लाइट कितना टाइम लगाती है, 0.17 सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 2 चक्कर लगाएगी कितना आ जाएगा, 0.34, 3 चक्कर लगाएगी तो कितना आ जाएगा, 0.51, और वैसे लगभग कितने चक्कर लगा देगी, 7 चक्कर लगा देगी। ये मैंने एग्जैक्ट निकाला नहीं है, एग्जैक्ट इसकी वैल्यू ये नहीं है, मैंने लमसम बताया इसका। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर सेकंड क्या है कि इट
कैन ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इट कैन ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट कभी भी जिग जैग ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है ना। जब एक पॉइंट से लाइट रिलीज हो जाएगी उसके बाद में जब तक दूसरा पॉइंट या कोई रिफ्लेक्टर साइड नहीं आएगी, जहां तक इंसिडेंट नहीं होगी, तब तक वो क्या चलती जाएगी, एकदम स्ट्रेट लाइन में ही चलती जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, इट्स वेवलेंथ। वेवलेंथ आपने 11th क्लास में पढ़ा था, वेवलेंथ यानी लैम्डा। वेवलेंथ इज बिलोंग्स टू 400 नैनोमीटर (750 नैनोमीटर), यानी इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में वेरी करती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, इट इज मेड अप विद 7 कलर्स, 7 कलर्स, और वो 7 कलर्स कौन से होते हैं, VIBGYOR, इसको क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विबग्योर। वी यानी वायलेट, वी यानी वायलेट, वायलेट यानी बैंगनी, आई यानी इंडिगो, आई यानी इंडिगो, इंडिगो यानी जामुनी, बी यानी ब्लू, ब्लू यानी नीला, जी यानी ग्रीन, ग्रीन यानी हरा, वाई येलो, येलो यानी पीला, ओ यानी ऑरेंज, और ऑरेंज यानी नारंगी या संतरे जैसे कलर का, आर यानी रेड, रेड यानी लाल, ठीक है। ये सब कलर होते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक, इसको क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विबग्योर। जब व्हाइट लाइट अपना स्पेक्ट्रम रिलीज करती है तो इसमें कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बेसिकली हमने लाइट के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया, लाइट क्या होता है वो डिस्कस कर लिया। अब हम लाइट से रिलेटेड कुछ नेक्स्ट फिनोमिना डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, लाइट होती ना, ये कुछ फिनोमिना शो करती है, फिनोमिना। कौन कौन से फिनोमिना होते हैं वो देखो, जैसे रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और कौन सा रह गया, जैसे डिफ्रैक्शन आ गया, स्कैटरिंग आ गया, और पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये कुछ एटसेट्रा, ये कुछ नेचुरल फिनोमिना है लाइट से रिलेटेड, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम 3 पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, दूसरा पढ़ेंगे
रिफ्रैक्शन, ठीक है। और एक पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन से। छोटी क्लासों में 9th-10th में आपने रिफ्लेक्शन के बारे में खूब पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, वापस जीरो से स्टार्ट करके चलते हैं। इस बैच में क्या रहेगा कि हम जीरो से एडवांस लेवल तक पूरा कवर करेंगे, जिससे हमारा एक भी क्वेश्चन बोर्ड में या अदर कंपटीशन एग्जाम में ना छूटे। वैसे ये बैच प्रॉपर किसका रहेगा, बोर्ड का रहेगा, एनसीईआरटी बोर्ड कवर करेगा और बेसिक आपका फाउंडेशन भी क्लियर कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं हमें रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो when a ray of light bounces back to same medium after incident on a reflector। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन हो गया। When a ray of light bounce back to same medium after incident on a रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर का मीनिंग होता है कि एक ऐसा बैरियर जिसको लाइट क्रॉस नहीं कर सकती है, ठीक है ना। यानी लाइट इसके ऊपर आएगी, टकराएगी तो इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती, वापिस उसी मीडियम में लौट जाएगी जिस लाइट सोर्स से वो रिलीज हुई थी, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड आया है रे। तो इस रे वर्ड का मीनिंग क्या होता है, रे का मीनिंग होता है RAY, रे का मीनिंग होता है द स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट वेव, स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट वेव। ये क्या होता है, रे होता है, ठीक है। अब रे का जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, हमें बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीम। इस बीम का मीनिंग क्या होता है, जब एक रे होती है तब उसको रे बोलते हैं, और एक से ज्यादा जो रेज होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, बीम बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक कलेक्शन ऑफ रेज, तो क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल फॉर्म बोल लो, ठीक है ना। प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, बीम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड दो लॉज होते हैं, ठीक है। दो लॉज कौन से होते हैं, कि जब कोई लाइट किसी भी रिफ्लेक्टर पे इंसिडेंट होती है तो वो एक एंगल बनाएगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से एक एंगल बनाएगी। तो दोनों एंगल में एक रिलेशन होता है, और रिलेशन क्या होता है कि दोनों एंगल हमेशा मैग्नीट्यूड में क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, ठीक है। एक लॉ तो ये हो गया। दूसरा लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और दोनों का जो एक रिफरेंस पॉइंट होता है, यानी जहां से इनके एंगल को मेजर किया जाता है नॉर्मल, तो दोनों या सॉरी तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं या फिर एग्जिस्ट करते हैं। देखो कैसे, ये क्या है कि बैरियर है, ठीक है। और इसके जो भी बैरियर होता है, जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होती है उस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये एक बैरियर है, ये तो होता है एक्चुअल में, और मान लो एक लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है, ठीक है। ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है, तो इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, तो इस पॉइंट से हम इसके रिफ्लेक्टर के परपेंडिकुलर एक क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
नॉर्मल, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है इमेजिनरी। अब जब भी जो एंगल जो मेजर किए जाएंगे वो हमेशा इस नॉर्मल के रिस्पेक्ट में किए जाएंगे। जैसे ये इंसिडेंट रे, तो ये एंगल इंसिडेंट रे का एंगल कहाँ से मेजर किया जाएगा, हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। तो इसको किससे डिनोट करेंगे, इंसिडेंस एंगल है तो आई से डिनोट करेंगे। अब रे यहाँ से टकराने के बाद बाउंस बैक होगी और वापस उसी मीडियम में चली जाएगी जिस मीडियम से आई थी, ठीक है ना। ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो पहला लॉ तो क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, सेम प्लेन में, सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे या लाई करेंगे, ठीक है ना। जैसे इंसिडेंट रे इस बोर्ड के ऊपर आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड के ऊपर से जाएगी और नॉर्मल भी बोर्ड के ऊपर। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे तो इस बोर्ड के ऊपर ऐसे आ रही है और नॉर्मल आपकी तरफ बन गया या बोर्ड के अंदर की तरफ बन गया और रिफ्लेक्टेड रे इस एंगल में चले गया उस एंगल में। ऐसा नहीं होगा, बोर्ड के ऊपर यानी एक प्लेन में 2D में है तो इसी 2D में रहेगा, अलग नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये पहला लॉ हो गया। दूसरा क्या है, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये दो लॉ हो गए किसके, रिफ्लेक्शन के, ठीक है। ये दो लॉ किसके हो गए, रिफ्लेक्शन के, ठीक है। अब देखो जो रिफ्लेक्शन होता है वो नॉर्मली सबसे बेस्ट तरीके से कहाँ पे देखने को मिलता है, मिरर के अंदर। वैसे नेचर में या अपने आसपास सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जहाँ पर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन हाई क्वालिटी का रिफ्लेक्शन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, मिरर्स के अंदर। तो मिरर होता क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। मिरर, ठीक है। मिरर की डेफिनेशन क्या होती है, a well polished reflecting surface, a well polished reflecting surface, यानी एक ऐसी सरफेस जिसको हमने क्या कर दिया, अच्छे से पॉलिश कर दिया एक साइड से, ठीक है ना। एक साइड से करेंगे तो एक साइड से पॉलिश कर दिया, इसका मीनिंग जो रे है ना वो उस पॉलिश को क्रॉस नहीं कर सकती। और इसको शो करने का तरीका क्या होता है, जैसी एक सरफेस थी तो इस साइड पे हमने प्लेन रख दिया, इसका मीनिंग यहाँ पे रे आ सकती है, और इस साइड हमने क्या कर दिया, डॉटेड ऐसे शो कर दिया ये, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि रे इसको अंदर से क्रॉस नहीं कर सकती, ये क्या कर रखा है, पॉलिश, पॉलिश को शो करने का तरीका है, ठीक है। अब देखो मिरर के टाइप, मिरर कितने टाइप के होते हैं, मिरर के दो टाइप होते हैं। एक तो होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर फर्दर दो टाइप का होता है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है। बेसिकली हम इस बुक में या इस चैप्टर में कौन से मिरर का डिस्कस करेंगे, स्फेरिकल मिरर का। प्लेन मिरर का भी रोल है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। प्लेन मिरर के बारे में हम ना के बराबर पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा किसके बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर में। और स्फेरिकल मिरर में देखो दो टाइप है, कनकेव और कन्वेक्स। अब ये कनकेव और कन्वेक्स बने कैसे वो देखो, ये एक स्फेयर है, क्या है, एक स्फेयर है, ठीक है। और इस स्फेयर को हमने क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। ऐसे कट करने के बाद देखो इसका कौन सा पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट बच गया, और इसको हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। इस स्फेयर का कोई ना कोई एक सेंटर रहा होगा जिसको नाम दे देते हैं हम सी, इसका पहले कोई सेंटर है। अब हमने इस पार्ट को क्या कर दिया, इसको यहाँ से ये हटा दिया,
ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना पार्ट बचा, सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये यहाँ से हटा दिया तो क्या इसका सेंटर कहीं चला जाएगा क्या, सेंटर तो वही रहेगा, भले हमें ये बाकी का पार्ट दिख नहीं रहा है लेकिन इसका सेंटर रहेगा तो यहीं पे, क्योंकि ये वापस यदि स्फीयर बनेगा ऐसे, ऐसे स्फीयर बनेगा तो इसका सेंटर वापस यहीं आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको कंसिडर करेंगे, इसको क्या मानेंगे, सी मानेंगे। ये यदि डिस्टेंस रेडियस आर है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, रेडियस आर होगी, ठीक है। अब देखो देखो यदि हमने इसको पॉलिश कर दिया आउटसाइड ऐसे, और यदि हमने इसको पॉलिश कर दिया इनसाइड ऐसे, ठीक है ना, सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर की तरफ, ठीक है ना, सेंटर से बाहर की तरफ कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होगी, इनसाइड वाली, इनसाइड वाली। तो इस मिरर को हम क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे, कनकेव मिरर। और रिफ्लेक्टिंग साइड हमने सेंटर से बाहर की तरफ कर दी तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी कल हम स्टार्ट करेंगे इसका आगे स्फेरिकल मिरर का पार्ट, जो 10th क्लास में हमने पढ़ रखा है वापस एक बार थोड़ा रिवाइज करेंगे। वो एग्जाम के एंगल से ज़्यादा यूजफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि इसका बेसिक क्या है। नेक्स्ट क्लास से हम फिर प्रॉपर 12th क्लास का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।